पार्ट 14 माई विजन फॉर इंडिया। आरंभ करने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों D0R0 D0O0 और इसरो में कार्य किया। डॉ कलाम भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। आइए डॉ कलाम के भाषण के कुछ अंशों को पढ़ते हैं। एपीजे कलाम IIT टेक फेस्ट उद्घाटन भाषण, हैदराबाद। मैंने भारत के लिए 3 सपने देखे हैं। हमारे 3000 वर्ष के इतिहास में दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग भारत में आए और हमें लूट कर चले गए, हमारी जमीन हथिया ली, हमारे दिमाग को गुलाम बनाया। अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक, तुर्क, मुगल, पुर्तगाल, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच सभी ने हमारे देश को लूटा। ये सभी हमारे देश में आए, हमें लूटा और जो कुछ भी हमारा था वह सब ले गए। लेकिन हमने आज तक ऐसा दूसरे किसी देश के साथ नहीं किया। हमने किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाया। हमने किसी भी देश की जमीन नहीं हथियाई, किसी देश की संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाई और न ही किसी देश के लोगों के जीने के तरीके को बदलने की कोशिश की। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों की आज़ादी का सम्मान करते हैं। इसलिए मेरा सपना आज़ादी ही है। मेरा मानना है कि भारत ने आज़ादी का पहला सपना 1857 में ही देख लिया था, जब हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। इसी आज़ादी को बाद में हमने सुरक्षित किया और उसका पालन पोषण करके आगे आज़ादी का निर्माण किया। यदि हम आज़ाद नहीं होते तो आज कोई हमारा आदर नहीं करता। मेरा दूसरा सपना भारत के विकास का है। 50 वर्ष से हमारा देश विकासशील देश है, लेकिन यह समय देश को विकसित बनाने का है। GDP की दर से देखा जाए तो हम दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। बहुत से क्षेत्रों में हमारा विकास दर 10% है। हमारा गरीबी स्तर भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आज हमारी उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर आकी जा रही है, लेकिन फिर भी हम अपने देश को एक विकसित देश के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वनिश्चितता में कमी होना है। क्या ये गलत नहीं है? मेरा तीसरा सपना भी है। भारत दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत जब तक दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा नहीं होता, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें केवल सैन्य शक्ति से ही नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति से भी मजबूत होने की जरूरत है। हमें हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने 3 महान दिमाग के साथ काम किया है। स्पेस डिपार्टमेंट के डॉ विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और न्यूक्लियर मटेरियल के जनक डॉ ब्रह्म प्रकाश। मैं बहुत लकी हूँ कि इन 3 महाज्ञानियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपने करियर में 4 मील के पत्थर देखे, 20 साल इसरो में बिताए,
मुझे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने का मौका मिला। उसी का जिसने पहले रोहिणी को लॉन्च किया था। मेरी विज्ञान की जिंदगी में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसरो के बाद मैं DRDO में शामिल हो गया और वहां मुझे भारत के मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। सन 1994 में जब अग्नि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसका संबंध मौसम विभाग से हुआ तो वह मेरा दूसरा सबसे आनंदित पल था। 11 और 13 मई को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DRDO ने न्यूक्लियर परीक्षण में अहम भागीदारी निभाई थी। यह मेरे लिए तीसरा आनंदित पल था। न्यूक्लियर परीक्षण की टीम में हिस्सा लेने की खुशी और दुनिया को ये बताने कि इसे भारत ने बनाया है, इसका असर हमारे देश के विकास पर जरूर पड़ेगा, यह मैं जानता था। इस समय मुझे अपने भारतीय होने पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। हम जानते थे कि हमें अग्नि को विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमने उसे पुनर्स्थापित किया और नए मटेरियल का प्रयोग करके अग्नि को विकसित किया, जिसमें बहुत ही हल्के मटेरियल कार्बन का उपयोग किया गया था। एक दिन निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑर्थोपोडिक सर्जन मेरी प्रयोगशाला देखने आए। उन्होंने मटेरियल उठाया और पाया कि वह काफी हल्का है और वे मुझे अपने अस्पताल ले गए और मुझे अपने मरीज दिखाने लगे, जहां एक छोटी लड़की और लड़का 3 किलो के मेटेलिक कैलिपर को अपने पैरों पर बांधकर पैरों को घसीट रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया मेरे मरीजों के दर्द को कम कीजिए। केवल 3 हफ्तों में ही हमने ऑर्थोसिस 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया और उसे ऑर्थोपोडिक सेंटर ले गए। वहां बच्चों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब वह आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। उनके माता पिता की आंखों में भी अपने बच्चों को देखकर आंसू छलक रहे थे। यह मेरा चौथा सबसे आनंदित पल था। यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? क्यों हम भारत में अपनी ही ताकत और उपलब्धियों को बताने से शर्माते हैं? हमारा देश एक महान देश है। हमारी देश की सफलता की बहुत कहानियां हैं, लेकिन हम कभी उन्हें जानने का प्रयास नहीं करते, क्यों? दूध के उत्पादन में हमारा देश पहले नंबर पर है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में हम नंबर पर हैं। गेहूं के उत्पादन में हमारा देश दूसरा देश है। चावल का उत्पादन करने वाला हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा देश है। 20 सुदर्शन को ही देखिए, उन्होंने एक जनजातीय गांव को आत्मनिर्वाह, स्वचालित और गांव में परिवर्तित कर दिया। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हमारे देश ने प्राप्त की है, लेकिन मीडिया हमारे देश की बुरी बातों, आपदाओं, असफलताओं और गंदगी को ही प्रकाशित करता है। एक बार जब मैं टेल अवीव में था तब मैं इस्राएली अखबार पढ़ रहा था। इसके एक दिन पहले ही वहां कई अटैक और बमबारी हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन फिर भी अखबार के पहले पेज पर एक यहूदी इंसान की तस्वीर छपी हुई थी जिसने रेगिस्तानी जमीन को 5 वर्ष में हरी-भरी जमीन में बदल दिया था। यह एक प्रेरणादायी तस्वीर थी जो बहुत से लोगों को जगा सकती थी।
जबकि अटैक और बमबारी में मरे हुए लोगों की जानकारी अखबार के अंदर के पन्नों पर थी। भारत में हम केवल मौत, दर्द, आतंकवाद, क्राइम के बारे में पढ़ते हैं। हम इतने ज्यादा नकारात्मक क्यों हैं? एक और प्रश्न, हम एक राष्ट्र के रूप में अपने देश को विदेशी चीजों से क्यों ग्रसित करते हैं? हम विदेशी टीवी चाहते हैं, हम विदेशी शर्ट पहनते हैं, हम विदेशी टेक्नोलॉजी चाहते हैं। क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या हम इस बात को नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से ही आता है? मैं हैदराबाद में जब अपना लेक्चर दे रहा था तब एक 14 वर्षीय लड़की ने मुझे ऑटोग्राफ के लिए पूछा। तब मैंने उससे पूछा कि जिंदगी में उसका लक्ष्य क्या है। उसने जवाब दिया, मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें और मुझे मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण करना है। आपको इस बात का ऐलान करना चाहिए कि भारत एक विकासशील देश नहीं, बल्कि पूरी तरह से विकसित देश है। तुम अपने देश में विदेशी सिस्टम का सम्मान कर सकते हो, लेकिन अपने ही देश में अपने ही देश के सिस्टम का सम्मान नहीं कर सकते। भारतीय जमीन पर तुम कदम रखते ही तुम रास्तों पर पेपर और सिगरेट फेंकना शुरू कर देते हो। यदि विदेशों में आप विदेशों की तरह रहते हो और उनके नियम का पालन करते हो तो अपने ही देश में हमारे नियमों का पालन क्यों नहीं करते? हम सरकार से आशा रखते हैं कि वह रास्तों को साफ रखे, लेकिन उनके द्वारा बनाए कूड़ेदान में हम कभी कचरा डालना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि रेलवे में हमें साफ बाथरूम मिले, लेकिन हम रेलवे का बाथरूम का सही उपयोग करना नहीं जानते। कौन इस सिस्टम को बदलना चाहेगा? सिस्टम में क्या क्या शामिल है? देखा जाए तो सिस्टम में हमारे ही पड़ोसी, घर के सदस्य, शहर, दूसरे समुदाय और चुनी हुई सरकार शामिल है। लेकिन जैसा कि हम व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार सिस्टम में सब शामिल है, सिवाय तुमको और मुझको छोड़कर। जब सिस्टम में बदलने के लिए सकारात्मक योगदान की बात आती है, तो हम अपने आप को अपने परिवार के अंदर बंद कर देते हैं और चाहते हैं कि चला जाए। जब भारत अच्छा नहीं लगता तो हम न्यूयॉर्क तक चले जाते हैं। न्यूयॉर्क असुरक्षित लगता है तो हम इंग्लैंड चले जाते हैं। जब इंग्लैंड में हमें बेरोजगारी दिखाई देती है तो हम गल्फ देशों की ओर चले जाते हैं, और जब गल्फ में भी हमें युद्ध दिखाई देते हैं तो हम वापस अपने परिवार के साथ भारत आ जाते हैं। आज हर कोई देश के बाहर जाकर रहना चाहता है, लेकिन कोई भी सिस्टम को स्वयं सुधारना नहीं चाहता।